Best attitude towards accounting with Pioneer. सुपर 30 में आपका स्वागत है। सुपर 30 आवर्स में कोर्स कंप्लीट। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th में अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी इशू ऑफ शेयर्स अदर देन केस और कुछ प्रोविजंस वगैरह पे डिस्कशन करा था। आज अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट। Pioneer Limited purchased a running business from Ganpat for a sum of rupees 5 lakh, payable as 40,000 shares of 10 rupees each at 20% premium. Balance by check. Assets and liabilities considered of the following: machinery 2 lakh, building 160, debtors 50,000 के, stock 120, cash 30,000 and creditors 40,000। अपन ने लास्ट लेक्चर में इशू ऑफ शेयर्स अदर देन केस में केवल एक ही बिल्डिंग परचेस करी थी। कभी कभी हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेस कर सकते हैं। जब हम रनिंग बिजनेस परचेस करेंगे तो हमको उस बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को एजीटी टेक ओवर करना पड़ता है कि आ जाओ भैया, जैसे हो वैसे हमारे साथ आ जाओ। सही है। तो हमने 5 लाख रुपीस में किसी का रनिंग बिजनेस परचेस करा है। 40,000 शेयर्स 10 रुपीस ईच के हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं। 20% प्रीमियम पे बैलेंसिंग अमाउंट हम केस में पेड कर देंगे। चलो पेमेंट कैसे करेंगे ये बात की बात है। ठीक है। अब हमने उनसे बिजनेस में क्या परचेस करा? असेट्स और लायबिलिटीज, सम असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अपन एंट्री पास करते हैं। जैसे कल अपन ने बात की थी बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट दिया, वैसे यहाँ अपन ने रनिंग बिजनेस परचेस कराया है तो जितनी भी एसेट ली सब डेबिट होगी और लायबिलिटीज क्रेडिट होगी और परचेस प्राइस से वेंडर को करेंगे क्रेडिट। ठीक है। अब यदि अगर आपने पेमेंट में ज्यादा दिया है तो गुडविल, कम दिया है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। यहां पर एंट्री स्टार्ट करते हैं। सारी एसेट डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। ज्यादा दिया है तो गुडविल डेबिट और कम दिया है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट दिया है 2 लाख, बिल्डिंग अकाउंट दिया है 1,60,000, डेटर्स अकाउंट दिया है 50,000, स्टॉक अकाउंट दिया 1,20,000, कैश अकाउंट दिया 30,000। अब यहाँ पे जितनी भी एसेट्स होगी उसको आपने एक लाइन छोड़ दिया करो मार्जिन के रूप में। यदि हमने ज्यादा पेमेंट दिया होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यदि कम पेमेंट दिया होगा तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। 2 क्रेडिटर्स, जितनी भी लायबिलिटीज है वो सब क्रेडिट हो जाएगी। 2 क्रेडिटर्स 40,000 और परचेस प्राइस से 2 वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। 2 वेंडर 5 लाख कि भैया 5 लाख रुपीस पेमेंट करना है। अब देखो किधर की टोटल में डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिट में कम है तो कैपिटल रिजर्व और डेबिट में कम है तो गुडविल। डेबिट की टोटल 2 लाख प्लस 160, 360 प्लस 50, 410 प्लस 120, 410 और 120 530 प्लस 30 560। तो डेबिट की टोटल है 5,60,000, क्रेडिट की टोटल है 5,40,000। डेबिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल ज्यादा है मतलब हम सामने वाली पार्टी को कम पेमेंट कर रहे हैं। कम पेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा 20,000। 560 डेबिट की टोटल है, 540 क्रेडिट की टोटल है तो डिफरेंस आया 20,000 कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। और यदि क्रेडिट की टोटल ज्यादा होती इसका मतलब हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट के नाम से डेबिट हो जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया है एक लाइन का मार्जिन छोड़ के चलेंगे। पहले अपन डेबिट में कम आए तो गुडविल अकाउंट दिया 20,000 और क्रेडिट में कम आए तो 2 कैपिटल रिजर्व। ठीक है। चलो फर्स्ट एंट्री हो गई बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस। सेकंड एंट्री में अपन वेंडर को पेमेंट करेंगे। वेंडर को क्रेडिट कर रखा है 5 लाख से तो नेक्स्ट एंट्री में वेंडर अकाउंट दिया 5 लाख, 2 शेयर कैपिटल। तो कितने शेयर्स अपन इशू कर रहा है? 40,000 शेयर्स 10 रुपीस ईच। तो कैपिटल में फेस वैल्यू क्रेडिट होगी 4 लाख। ये शेयर्स अपन इशू कर रहे हैं 20% प्रीमियम पे तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख का 20% 80,000 और रिमेनिंग अमाउंट अपन ने जो है वो चेक से पेमेंट करा है तो टू बैंक 20,000।
तो ये हमने किसी का रनिंग बिजनेस परचेस करा, टेक ओवर करा और उनको पेमेंट कर दिया। बीइंग परचेस कंसीडरेशन पेड टू वेंडर, बराबर है। चलो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था खींच मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pioneer Limited compensate to promoters for preliminary expenses paid by promoters। तो promoters ने कंपनी के फॉर्मेशन पे कोई एक्सपेंसेस पेड करे थे, कंपनी बन जाती है, उसके बाद में प्रोमोटर्स हिसाब लाके दे देते हैं कि भैया हमने कंपनी के फॉर्मेशन पे, प्रमोशन पे इतना एक्सपेंसेस करा है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और वो अमाउंट कंपनी प्रमोटर्स को कंपेंसेट कर देती है, बराबर है। तो यही अपना क्वेश्चन है। तो पहला केस पेड इन केस, कि भैया हमने हिसाब दिया, अपन ने उनको पेमेंट केस में कर दिया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू बैंक, क्या एंट्री हो जाएगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू बैंक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड टू प्रमोटर्स 50,000। कभी कभी हम उनको केस पेमेंट ना करते हुए, उनकी डिमांड होती है कि भैया हमको इतना अमाउंट के शेयर्स इशू कर दो, तो हम उनको शेयर्स इशू कर देते हैं बाय इशू ऑफ 5,000 शेयर्स 10 रुपीस ईच। तो यह तो पेमेंट केस में हो सकता है, तो एंट्री हो गई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बैंक। और यदि पेमेंट में हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स 10 रुपीस ईच 50-50, being preliminary expenses paid to promoters by issue of shares। वे उनका पेमेंट शेयर्स के थ्रू हमने कर दिया, बराबर है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन, Pioneer Limited issued 5,000 shares of 10 rupees each to underwriter for their commission। कभी कभी कोई कंपनी अपने शेयर्स अंडरराइटर्स के थ्रू इशू करवाती है, तो अंडरराइटर्स उस सर्विस के बदले में आपसे कमीशन चार्ज करते हैं, तो हमने अंडरराइटर्स को उनका कमीशन का अमाउंट पेड करा और उतने रुपए के शेयर्स इशू कर दिए। तो सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं अपन, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, कि भैया कमीशन का पेमेंट करना और वो पेमेंट हम शेयर्स के थ्रू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। यहां हम दो एंट्री भी कर सकते थे, ड्यू करके फिर पेमेंट कर दे, ठीक है ना। तो दो एंट्री क्या होती, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट दिया टू अंडरराइटर और नेक्स्ट एंट्री में उनको पेमेंट में शेयर्स इशू कर देते, तो सेकंड एंट्री हो जाती है अंडरराइटर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीस ईच इशूड टू प्रमोटर्स विदाउट कंसीडरेशन। कभी कभी कोई कंपनी अपने प्रमोटर्स को मजाक मजाक में न्यू ही फ्री में विदाउट सर्विस विदाउट कंसीडरेशन शेयर्स इशू कर देती है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चा लोग, क्योंकि प्रमोटर्स की जो मार्केट इमेज थी, जो गुडविल थी, उस गुडविल के बेसिस पे लोगों ने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा। हमारा 10 रुपीस का शेयर्स इनिशियल स्टेज पे जब कंपनी बनी नहीं है, हमारा 10 रुपीस का शेयर्स 15 में, 20 में, 18 में, 12 में इशू हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे इशू हो रहा है और लोग परचेस कर रहे हैं। तो वो कंपनी को देख के परचेस नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी के प्रमोटर्स को देख के परचेस कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो कंपनी की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, गुडविल ही नहीं होती है, रेपुटेशन नहीं होती है, वो रेपुटेशन होती है प्रमोटर्स की, और प्रमोटर्स की रेपुटेशन का बेनिफिट जो है वो कंपनी को मिलता है, ठीक है। तो कुछ कंपनियां अपने प्रमोटर्स को कि ये शेयर्स हमारी तरफ से मजे करो, ठीक है। तो विदाउट कंसीडरेशन कोई कंपनी अपने प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करेगी, तो शेयर्स इशू करना है तो कैपिटल तो होगी क्रेडिट, तो अब डेबिट किसको करें, क्वेश्चन ये आता है। तो डेबिट हो जाएगा गुडविल, एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में
शेयर्स इशू कर रहा है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल, अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू कर रहा है कमीशन के अगेंस्ट तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट दिया है टू शेयर कैपिटल, और विदाउट कंसीडरेशन हम इशू कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, तो शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स विदाउट कंसीडरेशन। क्लियर? चलो खिंच मेरी, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि बीच बीच में मैं कुछ प्रोविजंस, रूल्स, थ्योरेटिकल डिस्कशन करता रहूंगा, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है मैंने इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपसे शॉर्ट में डिस्कस करा था, अब डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ कंपनी, तो कंपनी कितने प्रकार की होती है, तो हम डायरेक्ट आंसर ना रिप्लाई करते हुए किस इंटेंशन से पूछ रहे हैं उस हिसाब से उसके एग्जैक्ट आंसर बताएंगे। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1, चार्टर्ड कंपनीज, ऐसी कंपनी होती है जो जिसके ऊपर किसी भी कंपनी एक्ट के रूल्स प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, किसी देश द्वारा, जैसे कोई देश के अंतर्गत कोई राजा महाराजा का शासन चलता है तो उनने अपनी एक कंपनी बनाई और अपने नियम उनने खुद ही बना लिए, तो वो कहलाती है चार्टर्ड कंपनीज। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने अपने ऊपर बहुत राज कराए, बहुत शासन करा, बिजनेस करने के लिए आए थे ऐसा बोलते हुए बहुत कूटा था अपन लोगों को, बराबर है ना। चल, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ये इसके एग्जाम्पल है। काय के एग्जाम्पल है? चार्टर्ड कंपनीज के। ठीक है। नंबर 2, स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी के अंतर्गत कोई देश की मेन संस्था द्वारा कोई कंपनी बनाई जाती है और उसके रूल्स रेगुलेशन अलग से बनाए जाते हैं, वो कहलाती है वैधानिक कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। इंडिया के अंतर्गत इसके एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC जिसको अपन बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन थोड़े से अलग है, नॉर्मल कंपनी लॉ इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो ये कहलाती है वैधानिक कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है। नंबर 3, रजिस्टर्ड कंपनी। अब इनके अलावा दुनिया में जो भी कंपनी बनती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है, जिसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी। बराबर है। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं अपन काइंड्स ऑफ कंपनी में। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, स्थान के आधार पर कंपनी को हम नॉर्मली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, फॉरेन कंपनी, और नंबर 2, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, जिसको अपन बोलते हैं घरेलू कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो किसी फॉरेन के किसी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी कहलाएगी फॉरेन कंपनीज। और ऐसी कंपनी जो इंडिया में इंडियन कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले कोई कंपनी एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956 या उससे भी पहले कोई कंपनी एक्ट था, उसके तहत रजिस्टर्ड है, तो वो हमारी कंपनी है, इसको हम बोलेंगे इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। बराबर है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑनर्स, हमारी कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑनर्स कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ ऑनर्स के हिसाब से अपन देखें तो नंबर 1, OPC, 1 पर्सन कंपनी। नंबर 2, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी के अंतर्गत सिंगल पर्सन ऑनर होता है, उस कंपनी का मेंबर होता है। प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। नंबर 3, पब्लिक कंपनी, जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में कोई बाउंडेशन
नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइटिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को हम कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 लिमिटेड लाइटिज कंपनी, अनलिमिटेड लाइटिज कंपनी और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द्वारा दी गई लिमिटेड लाइटिज वाली कंपनी। ठीक है? नॉर्मली कुछ नहीं कहा होगा तो कंपनी के अंतर्गत कंपनी के मेंबर्स शेयर होल्डर्स की लाइटिज जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो हम उसको बोलेंगे लिमिटेड लाइटिज कंपनी। कभी किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने, किसी ग्रुप ने, डायरेक्टर्स ने, प्रमोटर्स ने गारंटी दी हो कि यार ये कंपनी हमारी है, हम इस कंपनी के मेंबर है और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम है ना। इसका मतलब यदि उस कंपनी में लॉस भी हुआ, जितनी कंपनी की एसेट्स है उससे ज्यादा भी लॉस हो जाता है, तो वो मेंबर्स, वो ग्रुप जिनने इसकी गारंटी ली है, वो रिमेनिंग लॉस को, शॉर्टेज अमाउंट को कंपेंसेट करने के लिए लायबल होंगे, क्योंकि उन्होंने लाइबिलिटी दी है कि मैं हूं ना, हम है ना। ठीक है? कभी कभी कोई मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर्स गारंटी देता है कि यदि कंपनी की जितनी भी एसेट्स है उसके बाद में भी कंपनी को लॉस होता है तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख तक भी कोई एक्स्ट्रा लॉस होगा तो वो हम बेयर करेंगे। मतलब उन्होंने वो मैक्सिमम लॉस जो कि कंपनी के एसेट्स के बाद में भी होगा तो उस लॉस को एक लिमिट तक बेयर करने की गारंटी दी है कि कभी कोई लॉस हुआ तो जितना फंड है उसके बाद में इस अमाउंट तक हम लायबल रहेंगे। तो लिमिटेड बाय गारंटी तो दी लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ और कंपनी होती है। नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके अंतर्गत 50% से अधिक, 50+% होल्डिंग जो है, कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट की है, तो फिर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है? नंबर 2 होल्डिंग कंपनी, नंबर 3 सब्सिडरी कंपनी। तो एक पब्लिक लिमिटेड ने अपने शेयर्स इशू करे हैं, दूसरी पब्लिक लिमिटेड ने भी अपने शेयर्स इशू करे हैं और एक कंपनी के शेयर्स दूसरी कंपनी ने 50% या उससे अधिक, 50% से ज्यादा यदि परचेस कर रखे हैं तो वो जो परचेसर कंपनी है, वो बायर कंपनी है, उस कंपनी का सेलर कंपनी के ऊपर एक तरह से होल्ड हो गया है, तो वो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। और वो जो सेकंड कंपनी है जिसके शेयर्स परचेस किए गए वो उसकी सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी कहलाएगी। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। लिस्टेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड ने अपने आप को किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा रखा है तो वो कंपनी कहलाती है लिस्टेड कंपनी। और वो कंपनी उस एक्सचेंज के अंतर्गत लिस्टेड है तो उस कंपनी के शेयर्स के रेट उस स्टॉक एक्सचेंज में आपको देखने को मिलेंगे अप डाउन। अप डाउन किस बेसिस पे होगा? वो डिमांड और सप्लाई, वो मार्केट का एक फंडा अलग है। तो यदि वो लिस्टेड है तो शेयर मार्केट में उसके रेट आएंगे, बायर आएंगे, सेलर आएंगे, तो रेट अप डाउन होते रहेंगे। आप अपनी उस कंपनी के शेयर्स को मार्केट में सेल और परचेस कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। और यदि कोई कंपनी ने अपने आप को दुनिया के किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं करा रखा है तो वो कंपनी कहलाती है अनलिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स है तो आप मार्केट में उन शेयर्स को बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि किसी भी मार्केट में आपको उसके रेट क्या चल रहा है मालूम ही नहीं पड़ेगा, बायर सेलर आपको नजर ही नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो उस कंपनी के शेयर जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, हम उसको डेड स्टॉक भी बोल सकते हैं कि भैया मेरे पास जिस कंपनी के शेयर्स है एक तरह से मेरे लिए डेड स्टॉक है, क्योंकि मार्केट में उसके रेट देखने को ही नहीं मिलते हैं, तो मैं सेल नहीं कर सकता हूं। और यदि कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स परचेस करने की मेरी इच्छा भी हो तो मैं बाय भी नहीं कर पाऊंगा। बराबर है? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो सकते हैं। जो लिस्टेड कंपनी की अपने बात करें वो केवल पब्लिक लिमिटेड ही होगी। बात समझ में आ गई?
तो अभी अपन ने बात करी है टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस पे बात करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कभी कभी हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे शेयर्स इशू करने के पहले किसी ग्रुप के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ, किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ में, कंपनी के सप्लायर के साथ में, कंपनी के प्रोडक्ट के बायर के साथ में हम एक इनिशियल स्टेज पे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम इनिशियल स्टेज पे आपको इतना शेयर्स इशू कर देंगे, ये रेट पे, मतलब रेट और नंबर ऑफ शेयर्स इनिशियल स्टेज पे प्रायोरिटी के साथ में उनको कितने अलॉट किए जाएंगे, किस रेट पे, ये हमारा उनके साथ में एग्रीमेंट हो जाता है, डील हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस डील को करने के पहले हमको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में पहले अप्रूवल लेना पड़ती है। वो अप्रूवल लेने के बाद भी हम किसी पर्सन या ग्रुप के साथ में इस टाइप का कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, और हम ये इस टाइप का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। Preferential allotment means allotment of shares at a predetermined price to the identified people who are interested in taking shares in the companies such as promoters, venture capitalists, financial institute, its supplier or buyer of company's product. ठीक है ना? The company is required to pass special resolution in the meeting of shareholders, AGM, annual general meeting, before proceeding with the preferential allotment. तो preferential allotment के पहले हमको AGM में उसकी अप्रूवल लेना पड़ेगी। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एडवांस फर्स्ट एडजस्ट टू शेयर कैपिटल अकाउंट देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक्सिस अमाउंट आ जाता है और हम उन शेयर होल्डर्स को प्रपोर्शनेट या कुछ शेयर्स अलॉट करते हैं, और शेयर अलॉटमेंट के बाद में कैपिटल में शिफ्टिंग के बाद में कुछ सरप्लस अमाउंट बचता है तो वो हम अलॉटमेंट इन एडवांस, उससे ज्यादा होता है तो फर्स्ट कॉल इन एडवांस, उससे ज्यादा होता है तो सेकंड कॉल इन एडवांस में एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, जैसा कि अपन ने सीखा है। पर कभी कभी कुछ एडवांस है और अलॉटमेंट में हमको उसको एडजस्ट करना है, और अलॉटमेंट के समय कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है, तो वो जो कुछ जो एडजस्ट करना है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करें कि वो प्रीमियम में एडजस्ट करें, बड़ा कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को आज यहाँ अपन खत्म करते हैं। यदि अगर आपके पास में सरप्लस अमाउंट है तो सबसे पहले आप कैपिटल में उसको एडजस्ट करेंगे, और कैपिटल का एडजस्टमेंट होने के बाद में अलॉटमेंट में कुछ पैसा, कुछ फंड, कुछ अमाउंट बचेगा तो वो प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे। तो सरप्लस मनी प्रायोरिटी से हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद में सरप्लस होगा तो प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे। पहले कैपिटल, ठीक है ना, बाद में प्रीमियम। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कैपिटल if any is adjusted towards the security premium due on account of allotment। तो अलॉटमेंट में कुछ है, कुछ कम है, पूरा नहीं है, तो पहले कैपिटल का अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा आफ्टर द सिक्योरिटी प्रीमियम का, ठीक है। ऐसे तो इशू ऑफ शेयर्स के करीब में कंप्लीट पॉइंट आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। हमारा इशू ऑफ शेयर्स यहाँ कंप्लीट होता है। कभी कुछ कमी रही तो इन फ्यूचर में आपको एक वीडियो, एक लेक्चर और देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये इशू ऑफ शेयर्स अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू।